फार्म प्रोड्यूस से हम पेशेंट्स को क्योर करते हैं, और क्योर दैट वर्ड शुड बी यूज, ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन जानने वाले लोग ही क्योर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक क्यों हुआ, पैरालिसिस क्यों हुआ, ब्लड सप्लाई बंद हो गया, है ना। ब्लड सप्लाई, चाहे वो हार्ट में बंद हुआ तो हार्ट अटैक कहते हैं, ब्रेन में बंद हुआ तो ब्रेन अटैक कहते हैं। बहुत सिंपल है, मतलब वो ये इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। तो ट्रीटमेंट क्या है? एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, स्टेंट इन द ब्रेन, स्टेंट इन द आर्टरीज, ताकि ब्रेन की आर्टरीज खुल जाए। ब्लड सप्लाई बढ़ाना है ना वहां पे, तो क्या एक ही तरीका है? क्या स्टेंट ही एक तरीका है? वी हैव एंजियोजेनिक फूड्स, ऐसे फूड्स हैं जो एंजियोजेनेसिस पैदा करेंगे, ज्यादा ब्लड सप्लाई ला सकते हैं। कैंसर में सर्जरी क्यों करते हैं? उस ऑर्गन को काट के निकाल दो, क्यों? उसका ब्लड सप्लाई काटते हैं। सो वी हैव एंजियोलाइटिक फूड्स, एंजियोलाइसिस कॉज करता है। इसलिए मैं न्यूट्रिशनली ब्लाइंड बोलता हूं वर्ल्ड को। जब मैं ये बातें बोलता हूं भारत में या भारत के बाहर, लोगों के हाथ कलम सब रुक जाते हैं। They've never heard of something like that. इसलिए न्यूट्रिशन is the basis of cure. Medicines are the basis of management. So if you are treating a patient with medicine, you are managing a patient. If you are treating a patient with nutrition, you are curing a patient. ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। और क्योर और मैनेजमेंट में क्या फर्क है मालूम है? मेडिसिन का डेफिनेशन, सबके पास फोन होगा, गूगल में देखिए, मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है? द साइंस दैट हील्स और प्रिवेंट्स अ डिजीज is called medicine. Medicine is not paracetamol. So what is medicine? It is the science which prevents or cures a disease. That is medicine. And I am proud to say that I practice medicine. I am a radiologist basically. I do radiology, X-ray, ultrasound, CT scan, MRI, PET CT. आपने सुना होगा, वो मैं करता हूं, आज भी करता हूं। मेरे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, मैं करता हूं। करते करते हमने ये देखा कोई पेशेंट ठीक तो होता नहीं है। विथ टाइम द पेशेंट डिटोरिएट्स, मेडिसिन बढ़ती जाती हैं, पेशेंट डिटोरिएट करता है। डॉक्टर कोई क्यों बनता है? डॉक्टर इसलिए बनता है कि सोसाइटी में डिजीज ना हो। कितने लोग काम कर रहे हैं इस पे? हार्डली एनी। लॉयर कोई क्यों बनता है? सोसाइटी में क्राइम ना हो। कितने लोग काम कर रहे हैं उस पर? हार्डली एनी। तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? यही फर्क है उपभोक्तावाद में और निष्ठा में। निष्ठा क्या है, उपभोक्तावाद क्या है? उपभोक्तावाद अगर समझना है तो पर्यटन और तीर्थाटन में जो फर्क है वही फर्क है, वो सिर्फ भावना की फर्क है। तीर्थाटन आप यहां से करते हो, पर्यटन यू आर अ कंज्यूमर, यू आर अ कंज्यूमर। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? इतिहास में ये जानना जरूरी है, आप लोग उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कौन थी ये? कौन बताएगा? इतिहास में क्या स्थान है उनका? जस्ट बिकॉज शी वॉज महारानी सो दिस यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर अहिल्याबाई होलकर? वो एक महापुरुष थी। वो ऐसी महापुरुष
जितने खंडित हमारे देवी देवताओं के स्ट्रक्चर्स थे, अर्चावतार तोड़े गए थे। अर्चावतार क्या है? आप जिसकी अर्चना करते हैं उसको जब मूर्ति में अवतरित करते हैं उसको अर्चावतार कहते हैं। उसी से आर्किटेक्चर वर्ड आया है। और हमें साइंस नहीं आती है। कभी अगर ये जो टीवी में बैठ के डिबेट करते हैं, कई बार मुझे लगता है कि अगर मुझे वहां पे भेजा जाए तो मैं जस्टिस करूंगा कि एक्चुअली क्या है। और बहुत सुपरफिशियल बातें करते हैं ये डिबेट्स में, दे नॉट वेरी डीप। मैं देखता हूं। एनीवे, अर्चावतार तोड़े गए थे। उनके टुकड़ों को बिन बिन के पूरे भारत में घूम घूम के मंदिरों का पुनर्निर्माण अगर आप देखते हैं कहीं, अहिल्याबाई होलकर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसलिए इतिहास में परम पूज्य स्थान है अहिल्याबाई होलकर का। और वैसे भी ये राजा भोज की नगरी है, महाकाल की नगरी है ये। महाकाल, कौन बताएगा महाकाल क्या है? काल क्या है? टाइम। कालखंड, वो मैं देख रहा था, यंगस्टर्स को शायद मालूम नहीं है, वो जो तुलसी के जो रामचरितमानस है, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड। व्हाट इज कांड? व्हाट डू यू मीन बाय कांड? कांड मीन सम एक्शन और समथिंग। कालखंड का शॉर्ट फॉर्म है। OMG सिर्फ आप ही कर सकते हैं, तुलसीदास भी करते थे। कालखंड का शॉर्ट फॉर्म है कांड। दैट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर कालखंड, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। लेट्स डू जस्टिस विद द टॉपिक। लेट फूड बी दाई मेडिसिन। ये कितने लोगों को पता है ये क्या है? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। कितने लोगों को पता है? कौन समझाएगा? साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ, आई एम श्योर सबको पता होगा। कौन बताएगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या है? जी सर। परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम। जी, तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कौन बताएगा फुल फॉर्म इसका? कम ऑन, सो तो नहीं रहे ना? हाँ, यकीन करिए, हम सोने नहीं देंगे। विल कीप एन इंटरएक्टिव सेशन। तो कौन बताएगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर? अरे क्या है भाई? एनर्जी इज इक्वल टू मैस इंटू C स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो फोन आप लेके घूम रहे हैं, अगर ये इक्वेशन नहीं होता तो ये फोन आप लेके घूम नहीं सकते थे। इज दैट इंपॉर्टेंट? इससे कोरिलेट करिए आप। तो मैस मान लीजिए इसका 500 ग्राम है ना? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये मैस है। इसको C स्क्वायर का फोर्स लगा दिया है। C स्क्वायर इज व्हाट? कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करके इसमें फोर्स लगा दिया जाए तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और एनर्जी को कूल डाउन कर ले तो मैस बन जाएगा। तो एक लेमैन को कैसे समझाएंगे? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संघारे। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। और साइंस जब तक इस भाषा में एक्सप्लेन न किया जाए तब तक एक आम आदमी को साइंस से नफरत होती जाएगी। मैं जानबूझ के विज्ञान वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि साइंस विज्ञान नहीं है। संस्कृत का कोई भी शब्द का पर्यायवाची शब्द दुनिया के किसी भाषा में नहीं है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, नहीं है। ये जो आपका शरीर दिख रहा है, आप लोग न्यूट्रिशन डील कर, न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं?
तो पोषण के द्रव्य को क्या कहते हैं? अन्न। अन्न ब्रह्म है। कितने लोगों को लगता है अन्न ब्रह्म है? हम भारतीय हैं और दुनिया में ज्ञान की प्रकाशना भारतीयों से ज्यादा दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं है। पलक झपकते लोगों को बगले झांकने पे मजबूर कर सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय ही होगा। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है इसका। और सब लोग भारत ही क्यों आते थे अपना यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए? नालंदा, तक्षशिला, भारत ही क्यों? क्योंकि आपको हर क्षेत्र का ज्ञान भारत में मिल जाएगा। तो अन्न ब्रह्म है, ये आज जाके साइंटिफिक वर्ल्ड को पता चला। क्वांटम थ्योरी न्यूटोनियन फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। 2+2 कैन बी 4। इट कैन बी 4 in a lab while making a car. This works on Newtonian physics. In the body 2+2 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2+2 could be 22. It could be 222. It could be 2022. This body works on quantum. It does not work on Newtonian physics. इसलिए जो अब तक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको होल्ड ऑन एंड आपने भारतवर्ष का जो बता रहे हैं, श्रेष्ठ भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी। आप इसी प्रकार मान बढ़ाते रहे विश्व में भारत का। धन्यवाद। हम एक्चुअली काम कर रहे हैं इस पे सर। मैं आपको बताना चाह रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत पॉलिटिकल नारा हो सकता है। हम काम कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत। क्योंकि जब तक भारत स्वस्थ नहीं होगा, ना एक रहेगा ना श्रेष्ठ रहेगा। और स्वस्थ भारत पे काम करने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग कि आप पूरे देश को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। और हम कोई सरकारी लोग नहीं हैं, हम असरकारी असरकारी लोग हैं, सरकारी नहीं। तो लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये नेचर सिग्नेचर, फूड पे नेचर अपना सिग्नेचर डालती है और वो आपको समझना पड़ेगा कि नेचर का क्या सिग्नेचर है। कभी बादाम को भिंगा दीजिए पानी में तो कुछ ऐसा दिखता है। ये आर्टरीज देख के कुछ लगता है? ये देख के आपको कुछ लगता है? नेचर ये कहना चाह रही है कि अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो एंजियोजेनिक फूड कौन सा है? ये नेचर का सिग्नेचर है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं यूजुअली आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, तो यू कैन नोट इट डाउन। अखरोट ब्रेन जैसा दिखता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नेचर आपको फोन करके बताएगी कि दिमाग अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो अखरोट खाओ। इसके लिए वेट तो नहीं कर रहे थे ना। तो नेचर ने ये सब चीजें पैक करके दी हुई हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाइटोन्यूट्राइंट्स। फाइटोन्यूट्राइंट्स पैक्ड हैं फूड में। You just need to decipher, use your mind. I have not done a course in nutrition. And let me tell you, doctors जितने भी हैं जो यूजुअली जो प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन वाली, पैरास्टामोल एंड एंटीबायोटिक्स, एक तो एंटीबायोटिक्स का जमाना गया।
प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का जमाना है, उस पर बहुत काम भी हो रहा है, और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग कि आप है तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है, वेलकम टू दैट। तो ये नेचर सिग्नेचर है फूड में जो हमें समझना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कितने लोगों को पता है? जी, डिफाइन करें जरा इम्यून सिस्टम। मैम, अपने पास टाइम कितना है? 3 बजे तक? हाँ, 3 बजे तक हो पाएगा? चलिए ठीक है, जितना भी होता है। नहीं सर, you can continue because you came very late. मैं वैसे बोर नहीं होने दूंगा, अगर 2-3 घंटे भी हो जाए तो नॉर्मली। जी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ऐसा इम्यून सिस्टम। इसलिए क्या होता है कि बीमार इंसान सब होता है, शायद सभी इंसान बीमार होते हैं, लेकिन जो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी रिकवर कर जाए, वो दिखाता है उसका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है। तो हमारे फॉरेन एजेंट जो बैक्टीरिया वायरसेस ये सब इंटर करते हैं हमारी बॉडी में, उसे कितनी जल्दी हमारी डब्ल्यूबीसी एक्टिव होकर उनसे फाइट करके और जो पैथोजन है उसको मारती है, उसको वो दिखाता है कि उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अजीत। गुड, बड़ा धारा प्रवाह। गुड। तो इम्यून सिस्टम टी और बी सेल से चलता है ना? टी इज फॉर थाइमस एंड बी इज फॉर बोन मैरो, है ना? ये तो सबको पता है। इम्यून सिस्टम कहां होता है बॉडी में? कहां होता है? छू सकते हैं उसको? कहां होता है इम्यून सिस्टम? हाँ, तो छू सकते हो ना, इसीलिए काम नहीं करता है। टी एंड बी सेल्स पूरी दुनिया को पता है ना? लंबी चौड़ी साइंटिफिक बातें करने वाले लोग। अभी थोड़े दिन पहले 2018 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था कैलिफोर्निया में, जहां पर लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि अब तो हम वो जीन भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया जिससे मौत होती है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग करके चेंज कर देंगे तो हम इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। Come 2020 and all their tall claims went for a 6. एक छोटे से वायरस ने दुनिया को बंदी बना के रख दिया। सारे आपके कॉन्सेप्ट्स, लंबी चौड़ी बातें सब धरी की धरी रह गई। और उसमें उसी समय आई थॉट माई सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर मैनकाइंड। हमने 15,000 पेशेंट कोविड में ठीक किए और एक पेशेंट से 1 रुपए भी चार्ज नहीं किए, एक भी दवा नहीं यूज की और पेशेंट्स को ठीक किया, क्योंकि मुझे लगा कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, वैसे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के ग्रुप में सबसे तेज अगर कोई होगा तो रेडियोलॉजिस्ट होगा, सबसे गुड लुकिंग होगा डॉक्टर्स में तो रेडियोलॉजिस्ट होगा। मतलब यू कैन से दैट ही इज अ रेडियोलॉजिस्ट। नहीं तो डॉक्टर्स यूजुअली ऐसे पेट लेके आएंगे, बोलेंगे मैं भी डायबिटीज की दवा खाता हूं, तुम भी खा लो भाई, यू नो दैट वे इज, दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट द वे। और रेडियोलॉजिस्ट इसलिए, किसी को जाओ बोलो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तो बोलेगा मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूं, देख लूंगा। उसको बोलो किडनी में प्रॉब्लम है, बोला रुको रुको रुको, ये मैं नहीं देखता हूं, तुम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ। रेडियोलॉजिस्ट के पास बच्चा 100% लड़की प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ये ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट नहीं बताता है, 100% हम बताते हैं प्रेगनेंसी है कि नहीं है, अल्ट्रासाउंड करके 100% बताएंगे। ब्रेन डेड न्यूरोसर्जन नहीं बताता है, हम उसको बताते हैं कि ये ब्रेन डेड हो।
हो चुका है, हम साथ में रहते हैं, बीमारी कोई भी हो। इसलिए हमने देखा पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। एंड सिंस वी हैव हैंड्स एंड लेग्स इनटू ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, तो हमें लगा कि हमसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग यूजुअली डॉक्टर्स की नहीं होती है। यूजुअली देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, बट यूजुअली नहीं होती है। चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, चाहे वो न्यूरोसर्जरी हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजी हो, चाहे वो यूरोलॉजी हो, रेडियोलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर्स के ऑलमोस्ट एट पार होती है या उससे बेहतर होती है यूजुअली। तो कोविड में हमने ये देखा कि लोग बच तो नहीं रहे, क्या हो रहा है, क्यों मर रहे हैं? आपको मैं बताता हूं साइंस कहां है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहां है। इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी। 9,985 इतने ही डिजीजेस हैं। जो लंबी चौड़ी बातें करने वाले लोग, BMW में घूमने वाले लोग, 9,985 डिजीजेस है। इसी पे एलोपैथी कर लो, होम्योपैथी कर लो, आयुर्वेद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतने ही डिजीजेस। डिजीजेस 10,000 के नीचे हैं, चलिए 10,000 मान लीजिए, लेकिन बीमार होने के तरीके दो ही हैं। Either the pathogen that is causing a disease will come from outside, जैसे कोरोना, या inside cell will become pathogenic, जैसे कैंसर, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज। तो दो ही तरीके हैं बीमार होने के। पैथोजन either will come from outside or an inside cell will become pathogenic. तो आउटसाइड से अगर कोई सेल आया इस शरीर को, उसके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम इज द सर्विलांस सिस्टम, और इम्यून सिस्टम जो T एंड B सेल से चलता है, लगता है ना आपको? पैंडेमिक में सभी लोग जो मरे थे, एक भी आदमी वायरस से नहीं मरा था, सबको उसके इम्यून सिस्टम ने मारा था। हाइपर इम्यून रिस्पांस से मरे थे ऑल, और वायरस को ब्लेम किया गया है कि हाइपर इम्यून रिस्पांस वायरस ने कर दिया। कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। खैर, हम ब्लेम गेम में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने पेशेंट्स बचाए, हमारे पास तो 40% वाले भी आए थे, 40%, 50% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको स्ट्रेट अवे आईसीयू में लेते हैं, वो भी आए थे। उनको चौथे दिन दौड़ा दिया हमने। हम मैक्सिमम 3 दिन में क्योर करते हैं। वी जस्ट हैव टू प्रूव। इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं मैं, अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, आई प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन में वी आर जस्ट प्रूविंग दैट वी आर द फास्टेस्ट, वी आर द श्योरेस्ट, द क्योरेस्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल एंड द चीपेस्ट। एंड वी टॉक अबाउट क्योर। जैसे डायबिटीज हम क्योर करते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, और 72 घंटे से ज्यादा लगाते नहीं। लोग सालों साल से दवा खा रहे हैं, हमें 72 घंटे लगते हैं डायबिटीज को बिल्कुल क्योर करने में। ब्लड शुगर नॉर्मल, ऑल मेडिसिन स्टॉप, इंजेक्शन पे ही क्यों ना हो, दैट्स पॉसिबल। मैं आपको बताता हूं साइंस क्या है। तो बाहर से अगर कोई इन्फेक्टिव एजेंट आया, क्या लगता है बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? बॉडी रिएक्ट करेगी कि नहीं? इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगी? बॉडी विल कॉज फीवर। फीवर बॉडी ने क्यों कॉज किया? पैथोजन को मारने के लिए। पूरी दुनिया ने क्या किया? फीवर कम कर दिया। और ये कहां पर अड़े हुए हैं? एलोपैथी बोलता है मेरे पास पैरास्टामोल है, आयुर्वेद बोलता है मेरे पास सुदर्शन वट्टी है, वो होम्योपैथी बोलता है तुम्हारी दोनों की ये दवा खराब, मेरे पास ये दवा है। दवा का रास्ता क्योर का रास्ता नहीं है, दवा का रास्ता मैनेजमेंट का रास्ता है। क्योर बिना दवा के ही निकलेगा।
किसी भी चीज का क्योर बिना दवा के ये निकलेगा। तो दवा क्या होगी? लेट फूड बी दाई मेडिसिन। जब तक आपको ये बात इंजेक्शन के तौर पे समझ नहीं आएगी, तब तक आपको अपना इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगा। और न्यूट्रिशनिस्ट को, जो अंबानी के बेटे को पतला की थी, उन लोगों के साथ एक गोष्ठी में मैं बैठा हुआ था, मुझे बुलाया गया था, तो वहां पर मैं था और वो कुछ कुछ अपना ये बता रहे थे। मैंने बोला नहीं, हम ये मानते नहीं हैं। बोले तो आप क्या मानते हैं? हमने तो ये कर दिया। अभी उन्होंने किया था, अंबानी का बेटा फिर से शायद उससे ज्यादा ही हो गया है, शायद फिर से उससे ज्यादा ही फैल गया है। तो क्योर मतलब परमानेंट, टेम्पोररी बेसिस पे नहीं, इसीलिए समझाना परमानेंट होता है। सो हाउ डू यू डू दैट? डॉक्टर्स क्यों क्योर नहीं कर पाते हैं? बिकॉज डॉक्टर्स का जो कोर्स, जो ग्रंथ समझते हैं आप, उसको चलाती ड्रग कंपनीज हैं। तो जिसको आप ग्रंथ समझ बैठे हैं और जिस पे लड़ रहे हैं आप, उसको लिखा किसने? हमें बड़ा दुख हुआ ये जान के फर्स्ट MBBS में, उसी समय मेरा माथा ठनक गया था, बिकॉज इट डिफाइज कॉमन सेंस। फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कम्स फ्रॉम एनिमल्स। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जब सूरज ने प्रोटीन बनाया, बिकॉज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ इज द सन। सूरज के अलावा कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं, राइट? जब उसने प्रोटीन बनाया होगा तो क्या फर्स्ट क्लास बनाया होगा और सेकंड क्लास बनाया होगा? ये दिस डिफाइज लॉजिक। न्यूट्रिशन के कोर्सेज कौन चलाता है? फूड इंडस्ट्री। क्या फूड इंडस्ट्री चाहेगी कि उसका फूड बिके ना? इसीलिए तो न्यूट्रिशन के कोर्सेज होते हैं। यू हैव टू लर्न टू क्वेश्चन एवरीथिंग। साइंस इज दैट। अगर आप वही चीज जो 25 साल पहले पढ़ रहे थे आज भी पढ़ रहे हैं, तो वो रिलीजन है बॉस, साइंस नहीं है। साइंस चेंजेस, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। पूछिए, जानिए। तो कोविड की बात कर रहा था मैं। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि कई और पैंडेमिक्स आएंगे और आपको अपना रोल डिफाइन करना होगा। आप कौन लोग हैं? तो बाहर से अगर कोई पैथोजन आया तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर कम नहीं करना है। टेम्परेचर से मौत नहीं होगी, मरेगा नहीं पेशेंट। थोड़ा डिस्कंफर्ट में आएगा। वो डिस्कंफर्ट में आना जरूरी है, क्योंकि वो टेम्परेचर जितनी बार भी आ रहा है वो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर रहा है। आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो रहा है। तो अगर एनर्जी बूस्ट करना है तो स्प्रिंट करना पड़ेगा ना, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना। वो आराम से बेड पे लेट के तो होगा नहीं। तो थोड़ा तो तकलीफ लेना जरूरी है। और टेम्परेचर से मौत नहीं होगी, डिहाइड्रेशन होगा। हाइड्रेट करिए पेशेंट को, टेम्परेचर कम मत करिए। जिस दिन एक एक पैथोजन मर गया, ये दिन नहीं लगते हैं, 7-8 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। बॉडी की एफिशिएंसी आप सोच नहीं सकते हैं। 7-8 घंटे मैक्सिमम सारे टेम्परेचर नॉर्मल, टेम्परेचर बॉडी खुद ही नॉर्मल करेगी। जब एक एक पैथोजन मर जाएगा, सभी पैथोजन मर गए, मैक्सिमम 24 आवर्स मैक्सिमम। और वो भी 24 आवर्स किसका? जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं, ओबीज हैं, चल नहीं पा रहे, ऐसे थम थम करके चल रहे हैं, या जो स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, मतलब दे हैव गॉट कोमॉर्बिडिटीज, दैट्स कॉल्ड। तो कोमॉर्बिडिटीज वाले 24 घंटे में होते हैं, लेकिन 24 घंटे में हमने अभी तक कोई ऐसा फीवर नहीं देखा जो 24 घंटे में गया नहीं। मैक्सिमम 24 आवर्स, 7-8 घंटे में चला जाता है। और पहले दिन क्या खिलाएंगे पेशेंट को? न्यूट्रिशन का कॉलेज है भाई, तो आप बताएंगे क्या खिलाएंगे। बहुत सी चीजें टेक्स्ट बुक से नहीं सीखना होता है। हो सकता है टेक्स्ट बुक को आप कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं?
क्या खिलाएंगे फर्स्ट डे? जानवरों से सीखिए। बीमार पड़ते हैं, खाना छोड़ते हैं। आपको आज तक नहीं पता चला क्या खाना है क्या नहीं खाना है? सीखिए जानवरों से। लंघनम परम औषधम। फास्टिंग करिए, डिहाइड्रेशन को हाइड्रेट करिए। हमने यही किया। पेशेंट का 7 से 24 घंटे में टेम्परेचर नॉर्मल। दूसरे दिन बॉडी क्या करेगी? जब उसने अटैक किया है तो कुछ कुछ सेल्स भी बॉडी के डैमेज हुए होंगे ना, तो बॉडी उनको मारने का ट्राई करेगी। बॉडी के पास क्या टूल है? बॉडी तेजी से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम करेगी। आपने क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया। पहली बात तो वी हैव टू अनलर्न मेनी थिंग्स टू लर्न न्यू थिंग्स। यू हैव टू अनलर्न अ फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अंदर क्या लेते हो, बाहर क्या छोड़ते हो? गलत, गलत। आप हवा लेते हैं अंदर, आप हवा लेते हैं। इस शरीर को पता है, दिस डिवाइस कॉल्ड द बॉडी, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिवाइस ऑन प्लैनेट अर्थ इज दिस बॉडी। इससे सोफिस्टिकेटेड कोई डिवाइस नहीं हो सकता है, राइट? इसको पता है उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कितना करना है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करोगे तो ऑक्सीजन आग लगाती है। इसीलिए आप एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? एंटीऑक्सीजन, जो एक्सेस ऑक्सीजन है, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे वो आपने सांस से लिया हो, एक्सेस ऑक्सीजन को कार्बन रिच फूड से मिला के निकाल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना के, ताकि वो आपको डैमेज ना करे। राइट? कम टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एंटीऑक्सीडेंट नाम ही बता रहा है, नाम ही बता रहा है एंटीऑक्सीडेंट, राइट? तो एक्सेस ऑक्सीजन ले लेंगे तो आग लग जाएगी। तो अगर पेशेंट का सीआरपी बढ़ गया है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, निमोनाइटिस हो रहा है, तो आश्चर्य वाली कौन सी बात है? ऑक्सीजन दिया है आपने, आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और हवा ज्यादा दीजिए, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन की कमी अचानक नहीं हो गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। और हवा कैसे देंगे? बाहर से पाइप मारने की जरूरत नहीं है। आप पीठ के बल लेटते हैं तो एक ही नॉस्ट्रिल चलता है, पेट के बल लेट जाएंगे दोनों नॉस्ट्रिल चलने लगेगा। तो हवा आपने डबल ले लिया। पेट के बल लेटाइए। इस वायरस ने याद दिला दी थी कि साष्टांग नाम की भी कोई चीज होती है। हर कुछ आराम आराम की चीज नहीं है, साष्टांग भी कोई चीज है। तो मुझे तो उस समय ऐसा लगने लगा था कि ये एक दूसरा अवतार है कृष्ण का, क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। कभी मैं कृष्ण बन के आऊंगा, कभी कोरोना बन के आऊंगा, तुम्हारी औकात दिखा के जाऊंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, और मैं वो खेल कर जाऊंगा, तुम्हारी सारी साइंस धरी की धरी रह जाएगी। यही हुआ, यही हुआ। तो डे 1 को कुछ भी नहीं खाने के लिए देना है, डे 2 को ओनली नेचुरल फूड्स, फ्रूट्स और जूस नहीं प्लीज। जब तक दांत हैं तब तक जूस नहीं। और जूस से न्यूट्रिशन मिलता है, ये 2+2 4 वाली बात है। जूस से आप एसिडिटी बढ़ाते हैं। और हेल्थ और डिजीज का थिन लाइन क्या है? किसको हेल्दी बोलते हैं, किसको डिजीज बोलते हैं?
हेल्दी कौन है और डिजीज कौन है? तो हेल्दी वो है जो जॉगिंग करता है सुबह में, योग करता है ऐसे, और डिजीज कौन है? जो आईसीयू में दाखिल है। तो आईसीयू में जो दाखिल हैं उनका बीमारी कोई भी हो, ऑक्सीजन और ड्रिप चल रहा होगा, बीमारी कोई भी हो, ये कॉमन फैक्टर है। क्या मतलब है? इस पेशेंट का जल और वायु ठीक नहीं है, और जब आप घूमने जाते हैं तो जलवायु बदलने जाते हैं। जल एंड वायु इन सो मेनी वर्ड्स। जब आप दौड़ते हैं तो आप वायु ज्यादा लेते हैं, हाँफते हैं, उसके बाद प्यास लगती है, जल ले लेते हैं। तो आपने वायु ले लिया, जल ले लिया, हेल्दी हो गए, नहीं तो वायु और जल चढ़ाना पड़ता। सो अ थिन लाइन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज इज नॉट न्यूट्रिशन, इट इज एयर एंड वाटर। अगर ये पर्याप्त मात्रा में आप ले रहे हैं तो यकीन करके चलिए बीमारियां नहीं होंगी। आई एम श्योर यू पीपल नो, वो एक कम्युनिटी है, सन गेजिंग कम्युनिटी, उसमें से कुछ बॉडी बिल्डर्स भी हैं, ओलंपिक्स में भी आने जा रहे हैं। उन्होंने कई सालों तक हवा पानी भी नहीं, मतलब पानी भी नहीं लिया है, न्यूट्रिशन तो नहीं लिया है, सूरज से एनर्जी लेते हैं डायरेक्टली, एंड दे आर बॉडी बिल्डर्स। तो अगर आपको नहीं पता है तो मालूम करिए, क्योंकि हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि नहीं खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। अरे बॉस, खाने के लिए तो जीने के लिए तो खाना जरूरी ही नहीं है। यू हैव टू कम टू द बेसिक्स, और उसको साइंस बोलते हैं। बाकी सब तो रिगर्जिटेशन है। आप तो वही पढ़ रहे हैं जो वही 20 साल से पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ रहे हैं आप। बुद्धि लगाइए अपनी। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स ऑल इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम टी एंड बी सेल सबके पास था, लेकिन इम्यून सिस्टम ने ही मार दिया। दैट मीन्स इम्यून सिस्टम बरसर्क हो गया, बरसर्क की तरह काम कर रहा है, और वायरस में इतनी ताकत नहीं है कि उसको बरसर्क करेगा। आपके जीवन में दया, माया, ममता, करुणा नहीं है, और अगर ये नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम ठीक काम नहीं करेगा। अपने जिंदगी में दया करना सीखिए, किसी से ममता करना सीखिए, करुणा अपनी जिंदगी में ले आइए, इम्यून सिस्टम ठीक काम करने लगेगा। आम के पेड़ को आम खाते हुए लास्ट टाइम कब देखा था आपने? वो दूसरों के लिए है, ये नेचर का मैसेज है, ये लेना जरूरी है, ये किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से मिलेगा। ऑब्जर्व करिए, बहुत कुछ समझ में आने लगता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जो मैं बोल रहा था ना, टैंजिबल है। इम्यून सिस्टम टैंजिबल है, इनटैंजिबल नहीं है। टैंजिबल मतलब आपको मालूम है कि हाँ ये है इम्यून सिस्टम। 80% आपका इम्यून सिस्टम आपके गट में होता है, 10% आपके आउटर कवरिंग्स में होते हैं, और 10% इनर कवरिंग्स में होते हैं। बस यही है इम्यून सिस्टम। उसके कुछ ऑर्गन्स भी हैं, ऑर्गेनेलीज, जैसे टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, दीज आर ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। टॉन्सिल निकाल देंगे, इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जो 20 साल बाद आदमी भूल जाता है कि 20 साल पहले टॉन्सिल निकाला था। उसके इफेक्ट होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर थिंग्स एंड वेयर आर वी एंड व्हाट आर वी डूइंग, वेयर आर वी हेडिंग। इसमें इन अ नटशेल न्यूट्रिशन का आने वाले टाइम में इतना बड़ा रोल है जितना एक डॉक्टर का है। डॉक्टर से ज्यादा रोल न्यूट्रिशन का होगा, अगर आप ठीक से न्यूट्रिशन करते हैं तो। अगर वही बुकिश नॉलेज और वही आप करते रहेंगे, हाँ एग्जाम टाइम में बुक में जो लिखा है वही दीजिएगा, नहीं तो पास नहीं करेंगे। जब प्रैक्टिस में आएंगे तब ये सब चीजें कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम में द फर्स्ट रूल ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट टू
not to top the examination. The first rule of examination is to pass the examination. Second rule is to excel. Third rule can be to top. फर्स्ट रूल है पास करिए पहले, तो पास करना तो सबको आता ही होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑल योर इम्यून सिस्टम इज इनसाइड दैट। इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चा जब बच्चे को जन्मती है नेचुरल तरीके से, तो बर्थ पैसेज से आता है। सिजेरियन सेक्शन नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसीलिए सिजेरियन सेक्शन के बच्चों का इम्यून सिस्टम कम होता है। बर्थ पैसेज से निकला हुआ बच्चा का इम्यून सिस्टम ज्यादा होगा। इसीलिए जो स्मार्ट गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जिनको माइक्रोबायोम पता है क्या है, उनको ठीक पता है कि अगर गलती से मुझे अगर सिजेरियन करना भी पड़ गया तो बच्चे का इम्यून सिस्टम रिस्टोर कैसे करेंगे। बर्थ पैसेज से जब बच्चा निकलता है, एक ब्लैक रंग की चीज फेस पे लग जाती है बच्चे के, माताओं को पता होगा। वो ब्लैक चीज क्या है? वो पहला इनॉक्यूलेशन ऑफ द माइक्रोबायोम है इन द चाइल्ड, और वही आपकी सांस शुरू करती है। ब्रह्मा, लाइफ हैज स्टार्टेड, वो ब्रह्मा है। वही माइक्रोबायोम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सीडिंग, जब बच्चा मिट्टी खाता है तो सेकंड सीडिंग ऑफ द माइक्रोबायोम होता है। वही माइक्रोबायोम उम्र भर मेंटेन करती है विष्णु, और जब प्राणी का डेथ हो जाता है तो वही माइक्रोबायोम उसको गला के पंच तत्व में मिला देता है महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहां ढूंढ रहे हैं आप? मंदिरों में नहीं होते हैं, आपके अंदर हैं। उसी का नाम है माइक्रोबायोम, और वही बनाते हैं आपके इम्यून सिस्टम। इसलिए जो भी आपके इष्ट हैं, अगर आपके इष्ट अल्लाह हैं, वो मस्जिदों में नहीं होते हैं, वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। अगर आप गॉड को मानते हैं, वो चर्चेस में नहीं होते हैं, वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। उनके नए नए नाम देंगे आप, वही इम्यून सिस्टम है। इसलिए जो इम्यून सिस्टम का पोषक है वो ब्रह्म है, इसीलिए अन्न ब्रह्म है। और ब्रह्म की पोषक नदियां हैं, इसीलिए उनको मां कहते हैं। एक अनपढ़ को गंगा में मां नजर आती है, और पढ़े लिखे को इट्स अ रिवर, इट्स अ रिवर, आई हैव अ डिफरेंट मदर, राइट। इसीलिए पढ़ना और गुनना, ये दोनों में फर्क है। फर्क है, पढ़ सकते हैं आप, गुनना इज डिफरेंट, राइट। तो ये था आपका इम्यून सिस्टम आपके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑटो इम्यून डिजीज समझने में कहां कोई दिक्कत है? आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। यस प्लीज। Sir, how do we normally delivery, how is the microbiome restored? हाँ, अरे राइट। सिजेरियन में स्मार्ट गायनेकोलॉजिस्ट बर्थ पैसेज से वो ब्लैक मटेरियल को निकाल के चाइल्ड के फेस पे लगा देती है। जो सिजेरियन से निकाला चाइल्ड को उसके फेस पे लगा देती है। एक बार झगड़ा भी देखा है मैंने इसका। वो कंप्लेन हुआ क्योंकि आजकल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं ना, आजकल तो स्पाइनल में करते हैं, तो माँ तो देखती रहती है। उसने कंप्लेन कर दिया कि इसने जानबूझ के मेरे बच्चे को मारने के लिए वो गंदगी उठा के लगा दिया उसको। इसीलिए जब आप कोई चीज जानते नहीं है ना, उसके बारे में जिज्ञासु बनिए। वो आपकी दुश्मन नहीं है,
दोस्ती और दुश्मनी जानने वालों में होती है। अगर मैं किसी को नहीं जानता हूं, उससे दोस्ती दुश्मनी दोनों संभव नहीं है। रोड रेज में लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। कैसे? वो तो जानता भी नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है। इसीलिए दैट्स अ डीप फिलॉसफी। एक बार मैं लॉ कॉलेज में, या कभी आपके यहाँ लॉ कॉलेज अगर है तो हमें कोई लेक्चर के लिए बुलाइए। लॉ कॉलेज में भी विल ट्राई टू एड्रेस द लॉयर्स। लॉ कॉलेज में मैं एक बार दे रहा था, एक बार वैसे ही अनायास पूछ बैठा कि कोई क्रिमिनल क्यों बनता है भाई? वैसे मैं ये आपसे भी पूछ सकता हूं, कैसे कोई क्रिमिनल बनता है? इसमें माइक्रोबायोम का बहुत बड़ा रोल है। तो कैसे कोई क्रिमिनल बनता है? तो लोग बोलते हैं, लॉयर्स बोलते हैं, सर्कमस्टेंसेस बना देते हैं। तो मां के पेट से थोड़ी आता है ना? कुछ लोग बोलते हैं नहीं संस्कार ही ऐसे हैं। अरे एक मां के 2 बच्चे, एक ये क्रिमिनल और एक संत संभव है? मां ने संस्कार सेम दिए हैं, इसलिए मां बाप को ब्लेम। डायबिटीज है, मैं तो फैमिली में है जी, मतलब मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मैं तो इस खानदान में पैदा हो गया, इसमें सबको डायबिटीज है, मुझे भी है, क्या कर सकते हैं? अपने ऊपर दोष लेना शुरू करिए, दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए। एंड वी आर हियर विथ ऑल आवर साइंस टू प्रूव इट दैट आपकी जुबान का दोष था। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा। जुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से वास्ता जिंदगी में ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा। नहीं, 30-30, 40-40 साल की लेडीज आती हैं, आते ही थम चलती हैं, सीधी चल नहीं पाती हैं, इतनी मोटी हो गई हैं। आते ही बोलेंगे, डॉक्टर साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो कुछ खाती ही नहीं। मैं बोलता हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा कि आप कुछ नहीं खाती। ये जो टायर्स आपने लगाए हैं, ये आपने बाहर से लगाए? ये अंदर गया है? हाँ, ये अंदर गया है। और ये भी साथ में बोलती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कुछ खाती नहीं। यही वर्ड होता है उनका। तो दैट इज हाउ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज, द इम्यून सिस्टम इज वर्किंग अगेंस्ट यू, इसीलिए इट्स कॉल्ड एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो क्या क्योर है? ऑटो इम्यून डिजीज हैज गॉट नो क्योर इन मॉडर्न मेडिसिन। नन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज आर क्योरेबल। जबकि हमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन में ऑटो इम्यून डिजीज को हम डिजीज ही नहीं समझते, वो तो पक्का क्योरेबल होगा, पक्का। सोरियासिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एनी काइंड ऑफ आर्थराइटिस हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, आपको जिंदगी भर पफ नहीं लेना पड़ेगा प्लीज। मैक्सिमम 45 डेज में क्योरेबल है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू क्योर इट। ये जो शरीर आपको दिख रहा है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इस अन्नमय कोश को चलाता है आपका प्राणमय कोश। और प्राण इज लाइफ फोर्स, ब्रीदिंग नहीं है। ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण। किसी भी पूजा पद्धति में आप देखिए ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस, दिखाता हूं। ब्रह्मा, आह ब्रेथ, आह सांस, अल्लाह, आह ब्रेथ, उठा, आह ब्रेथ, न्यूमा। जो क्रिश्चियंस हैं जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। न्यूमा एयर, और रुआ, रू जिसको कहते हैं, रुआ, आह। एयर किक स्टार्ट्स लाइफ। प्राण शक्ति को किक स्टार्ट करता है एयर, और प्राण के व्यायाम को पूरे शरीर में प्राणायाम कहते हैं, ब्रीदिंग नहीं, प्राण के व्यायाम को। तो ये जो अन्नमय कोश है, आप यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर? हाँ,
श्योर। आपका जीवन एक सेल से शुरू हुआ था, जाइगोट कहते हैं उसको, उसी के एडवेंटिशियस मल्टीप्लिकेशन से आप बने हैं। आपको यूनिसेल्युलर क्यों ना कहा जाए? आपके सभी सेल्स एक ही जैसे हैं, डिफरेंशिएट होके कुछ आंख बन गया है, कुछ नाक बन गया है, कुछ हड्डी बन गई है, कुछ मज्जा बन गया है, कुछ मांसपेशियां बन गई हैं, एक ही सेल। तो यूनिसेल्युलर क्यों ना कहा जाए? जस्ट डिबेटिंग। तो आप अगर मल्टी सेल्युलर हैं तो ये मल्टीपल सेल्स जो हैं, ये मल्टीपल्स क्या कर रहे हैं? ये डिफरेंशिएट करके कुछ ऑर्गन्स बना रहे हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स आर कनेक्टेड ऑर्गन्स, दे आर नॉट डिस्कनेक्टेड। ऐसा नहीं होगा कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो वी नीड टू नो द कनेक्शन। ऑटो इम्यून डिजीज इज डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये जो अन्नमय कोश है, इसको चलाता है प्राणमय कोश, उस प्राणमय कोश को चलाता है आपका मनोमय कोश। और जब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश अगर यूनिसन में है तो आपका चौथा कोश खुल जाता है, जिसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। और वो विज्ञानमय कोश आपका विशेष ज्ञान है। और ये जब चारों खुलते हैं तो अंत में आप आनंदित हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं आनंदमय कोश। और वैसे भी संस्कृत भाषा, कभी किसी को कोई अगर पूछे कि भारत और भारत की संस्कृति में क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी खास बात है, तो हर शब्द का ना विलोम है। जैसे ऊंच का विलोम क्या है? अंदर का विलोम क्या है? तो निकाह का विलोम क्या है? मैरिज का विलोम क्या है? डिवोर्स। विवाह का विलोम क्या है? विवाह का विलोम संस्कृत लैंग्वेज में बना ही नहीं है। ये भारत है, ये भारत की ताकत है। अगर कभी किसी को बताना हो कि भारत की विशेषता क्या है, तो भारत में विवाह का कोई विलोम नहीं है, कोई विलोम नहीं। और ये एक संस्कार है, और इस संस्कार को पालने वाले लोगों को संस्कारी कहते हैं, और तभी ये संसार चलता है। बहरहाल, we'll stop here for some questions that you have, and if you have any, नहीं तो आपके सारे प्रश्न they are welcome. You can note down my number. आप वहां पर WhatsApp कर सकते हैं, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, और कॉल विल गो इन द कॉल सेंटर। बाकी तो सब अपने पास ही आता है, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो ये हो। विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस है कि नहीं? Because if there are no questions, which the message is 0% through. If there are questions, that means the message is through. ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज। आपके जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपने अभी तक बनाए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू करिए। डायबिटीज ब्लड शुगर डिजीज नहीं। Blood sugar is an effect of diabetes. The cause of diabetes is hyperinsulinemia. So in your treatment, you have to target insulinemia. If you reduce insulinemia, diabetes will come back to normal. और हम यही करते हैं, इसलिए डायबिटीज क्योर कर पाते हैं। बाकी लोग ब्लड शुगर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। You get my point? So we are treating people by science. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना का मैंने आपको ये बता दिया। सेकेंड डे फ्रूट्स
ओनली, थर्ड डे यू कैन हैव थोड़ा सा नमक का आपको क्रेविंग आएगा, तो यू कैन हैव 12 बजे खिचड़ी आइए खिला दीजिए, चौथे दिन वो जॉग करने के लिए तैयार है। इतना ही है। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, मेरे YouTube चैनल पे आप जाके ये सारा का सारा डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सारा कुछ हम उसमें चढ़ाते रहते हैं, उसमें वो कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो आपको टेक्स्ट बुक्स में यूजुअली नहीं मिलेंगे। एंड द YouTube चैनल, आई एम वेरी थैंकफुल टू YouTube टू गिव इट बाय माय नेम, डॉक्टर अवधेश पांडे चैनल का ही नाम है और YouTube में है ये। हाँ, और आपको अगर इंदौर में इफ यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस, यू हैव टू कॉन्टैक्ट रेखा साबू जी, और वो वी विल बी कॉन्टैक्टेड। सो इफ देयर इज anything that we can do for you or for your family or for your patients or for your dear ones, because ऐसी usually we are trying to cure all kinds of diseases and we are very successful in that. जी, पोस्ट वायरल रूमेटाइटिस आर्थराइटिस का क्या आपके हिसाब से? पोस्ट वायरल रूमेटाइटिस आर्थराइटिस, पोस्ट वायरल रिमेटिज्म हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा। और पोस्ट इन्फेक्टिव जो जॉइंट पेन्स होते हैं उसको पॉन्सेट्स डिजीज कहते हैं। पॉन्सेट्स डिजीज, PONCET', पॉन्सेट्स डिजीज कहते हैं उसको। पोस्ट वायरल रूमेटाइटिस आर्थराइटिस नो नो, हमको बताया। हाँ, नहीं, वो रीचेक करिए। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है और उसमें ना RA फैक्टर कराते हैं, और कई लोगों को लगता है कि RA फैक्टर पॉजिटिव है तो आर्थराइटिस है, नेगेटिव है तो नहीं है। ऐसा नहीं है। RA फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सिरो आर्थ्रोपैथी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव सिरो आर्थ्रोपैथी है। दोनों में आर्थ्रोपैथी है। कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक करने के लिए क्या? बहुत सिंपल है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज, बहुत सिंपली ठीक होगा। ऑटो इम्यून डिजीज में आप गट को ठीक कर लीजिए, ऑटो इम्यून डिजीज क्योर हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गट में फॉर्म होता है। इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर थायराइड में डिपॉजिट हो गया उसको आप हैशिमोटोस थायराइडाइटिस कहते हैं। अगर जॉइंट में हो गया तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर ब्रेन में हो गया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। अगर लंग्स में हो गया तो ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। ये लंग, ब्रेन, थायराइड, जॉइंट डिजीज नहीं है। यहां पर डिजीज ना ढूंढिए, क्योंकि ढूंढेंगे तो कभी क्योर नहीं कर पाएंगे। उसको रिप्लेस भी कर लेंगे तो वो क्योर नहीं होगा। यू हैव टू ट्रीट द गट एंड वेरी सिंपली द डिजीज विल वैनिश। यू गेट माई पॉइंट? So this is what we do. अब जैसे किडनी फेलियर में आप देखिए हम साइंस कैसी, वी यूज हीट एज मेडिसिन, वी यूज लाइट एज मेडिसिन, वी यूज साउंड एज मेडिसिन, वी यूज वाइब्रेशन एज मेडिसिन, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी एज मेडिसिन। मेडिसिन को मेडिसिन के तौर पे नहीं यूज करते हैं, बाकी सब करते हैं। कितने दिन में ठीक हो सकता है? फास्टेस्ट। कोई भी बीमारी में किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए कितना दिन लगेगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। होंठ जब फट जाते हैं कितना टाइम लगता है ठीक होने में? आपने कल बताया, हमने कल भी सुना। हाँ, तो 3-4 दिन लगता है ना। 3-4 घंटे में कैसे ठीक होगा? नारियल तेल लिप्स पे नहीं, नाभि पे लगाइए, 1-1.5 मिनट तक घुमा लीजिए, 3-4 घंटे में होंठ ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को अपना लिप्स और वो करना है तो लिप्स पे कुछ मत करिए, नाभि पे करिए। दिस बॉडी इज लाइक दैट। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग हार्ट अटैक अगर आ गया या ब्रेन स्ट्रोक आ गया, घर में आप हैं तो कौन सी दवा ढूंढेंगे? अदरक ढूंढिए, उसको खिला दीजिए,
उसका हार्ट अटैक उसी समय अबॉर्ट हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक खत्म हो जाएगा, वो पैरालिटिक अटैक में जाने वाला होगा, अचानक वापस आ जाएगा। ये सब बहुत पावरफुल चीजें हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ फूड। इसीलिए लेट फूड बी दाई मेडिसिन rather than medicine being your medicine. जी, आपको कुछ पूछना है? जी, हाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऑटोइम्यून डिजीज है ये। ठीक बताऊं? रोटी से होता है। जब मैं रोटी बोलता हूं, मैं रोटी, मैगी, ब्रेड, पास्ता सब कुछ बोल रहा हूं, सब कुछ बोल रहा हूं। अगर आपने हाइब्रिड फूड अपने जीवन से निकाल दिया तो ऑटो इम्यून डिजीज ही नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था, क्योर होना बहुत सिंपल है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। किडनी फेलियर्स में किडनी तो फेल कर गई, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें? डायलिसिस भी कई बार कम या बंद भी हो सकता है। कैसे? हम क्या करते हैं उसमें भाई? बॉडी में 3 किडनीज हैं, आपको 2 ही पता है। तीसरी किडनी स्किन है। वी आर यूजिंग स्किन एज किडनी 2.0। उसको गर्म पानी में लिटा दीजिए, पसीना निकलेगा। इट इज एज गुड एज यूरिन। यू गेट माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड साइंस एज मेडिसिन। जब तक आपको यह बात नहीं समझ में आएगी व्हाट वी आर परसुइंग एंड वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स क्लिनिकली, वी कैन सी किसी का हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था, अब 15 दिन में 1 बार होता है। और सिर्फ डायलिसिस की बात नहीं है, हफ्ते में 3 दिन कोई बुजुर्ग को उसका बेटा लेके जाएगा ना डायलिसिस सेंटर में, 4 घंटे लगते हैं डायलिसिस में, राइट? तो पूरा दिन तो निकल गया। हफ्ते में 3 दिन छुट्टी कौन सी कंपनी दे देगी? तो उसको जॉब छोड़ना पड़ेगा। लुक एट द सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट देखिए आप, बाप बीमार है, बेटे का जॉब छूट गया। अगर हम उसको हेल्प प्रोवाइड करके 15 दिन में 1 बार डायलिसिस हो रहा है, बाकी वो अच्छे से मैनेज हो रहा है, उसका बेटा नौकरी भी कर सकता है। लुक एट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। डेटा है आपने, तो एनीवेयर यू हैव डॉक्यूमेंटेड और yes, we are in the process of documenting. yes, we are in the process of documenting। और हमने एक बार तो हमने इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी में भेजा है। वो एक बार नहीं भेजा है, करीब 8-9 बार भेजा है, 8-9 बार रिजेक्ट होके आया है। तो हम समझ गए हैं कि वो नहीं पब्लिश करना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग द IIT कानपुर वे। वी हैव कॉन्टेक्टेड IIT कानपुर बिकॉज वी आर परसुइंग साइंस। We are not pursuing anything else. We are pursuing science. नहीं, दोनों में 50-50 समझ लीजिए। हम भी थोड़ा लेजी हैं, और लेजी मतलब नहीं कहेंगे। मैं 24 घंटे में 26 घंटे काम करता हूं, इसलिए लेजी तो नहीं कहेंगे। तो लेकिन फिर भी ये न्यूट्रिशन से एक बात याद आया, जाते आते मैं आपको बताऊं। टूथपेस्ट अच्छा है ना? टूथपेस्ट यूज करने वाले बैड स्मेल करते हैं, साबुन यूज करने वाले बैड स्मेल करते हैं। नींबू युक्त साबुन क्यों चाहिए आपको? नींबू क्यों नहीं चाहिए? क्या जवाब है इसका? स्किन का पीएच कितना है? 5.5। आपके सोप का पीएच कितना है? 8.0। एसिड और एल्कली मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट।
है ना? तो ये जो व्हाइट हेड्स निकलवाने ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, क्या है ये? सॉल्ट है। क्यों आया है ये? सोप से आया है। स्किन का पीएच कितना था? मिट्टी का पीएच कितना है? 5.5। क्या सोच रहे हैं आप? मिट्टी फोन करेगी कि बॉस मुझे यूज करो? So, you have to know science to actually use it to the best, to make the best version of you, yourself. अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे शाइन हो, तो वो क्रीम से नहीं आती है, वो मिट्टी से आ सकती है। क्रीम से बेहतर आएगी मिट्टी से, और वो आती है न्यूट्रिशन से। विटामिन ई का क्रीम लगाने से फेस पे शाइन टेम्पररी होगा, 10 मिनट के लिए। स्प्राउट्स खाओगे तो परमानेंट शाइन होगा। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू नो हाउ टू यूज साइंस टू हेल्प or cure mankind. So thank you very much and see you sometime. कभी आप पुश कर करके फिर से बुलवाएं तो हम आएंगे जी। बड़ा टफ क्वेश्चन है। मिल्क, आपने छेड़ दिया मुझे। अभी तो मैं एंड करने वाला था, आपने शुरू कर दिया। दूध आपको एज न्यूट्रिशनिस्ट क्या लगता है? हाँ, तो आपको लगता है मिल्क बहुत अच्छा फूड है? कितने लोगों को लगता है नहीं है? अच्छा, इतने लोगों को लगता नहीं। बाकी लोगों को लगता नहीं पनीर के बिना चलेगा कैसे, है ना? हाँ, बट इट डज नॉट एंड विद दैट। इफ यू कीप ऑन टेकिंग दैट, लाइफ विल एंड। इट शुड नॉट एंड विथ मिल्क। और मिल्क जो है ना, मिल्क इज द फिजिकल फॉर्म दैट यू सी। वो मां की ममता है। ममता का फिजिकल फॉर्म मिल्क है, राइट? मां अपने बच्चे के लिए दूध देती है। गाय का दूध पी के आप क्या बनना चाहते हो, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वो तो अपने बछड़े को गाय बनाना चाहती है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बच्चा जब 2 साल से छोटा होता है, दूध पी के वॉमिटिंग करता है तो दूध नहीं निकलता है, दही जैसी कोई चीज निकलती है। 2 साल के ऊपर का बच्चा, हम और आप, दूध पी के वॉमिटिंग करिए, दूध निकलेगा, दही नहीं निकलेगी। क्यों? There is an enzyme in the stomach called renin which converts milk to curd for digestion. That is present only till the age of 2 years, and God is not a fool. If milk was required, that enzyme would have been there throughout life. Secondly, माँ अपने बच्चे को जीवन भर दूध पिलाती। ये दोनों बातें नेचुरल नहीं है। सर, एक हमारे भारत की भी बात की जाए, कृष्णा को जो है वो दूध, दही और मक्खन उसी से। मुझे दिखा दीजिए कृष्णा को दूध पीते हुए कोई फोटो दिखा दीजिए। दही और मक्खन वाली चीज वो फर्मेंटेड फूड है। फर्मेंटेड फूड इज माइक्रोबायोम। आप सुनिए, रुकिए। वी आर मिक्सिंग टू 3 थिंग्स। फर्मेंटेड फूड है माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम रिस्टोर करना जरूरी है। ये तो हमारे देवता भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं। माइक्रोबायोम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, बट कृष्ण को दूध पीते हुए कब देखा आपने? ये जो सेंटिमेंट्स हम रॉन्गली अटैच करते हैं ना, हमें इससे बचना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ना वो गौ माता रह गई हैं, ना वो दूध रह गया है, और वो जो अभी कमर्शियली दूध अवेलेबल है, आपको लगता है वो पीने लायक है? आपको ये देखना पड़ेगा गाय और भैंस में भी डिफरेंस। भैंस के लिए 3 ही देश है जो भैंस का दूध पीते हैं: भारत, श्रीलंका एंड पाकिस्तान।
बाकी गाय का दूध पीते हैं। और भैंस के बारे में क्या है? गई भैंस, भैंस के आगे अकल बड़ी थी। आप ही बोल रहे हो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वेजिटेरियन आदमी के लिए प्रोटीन का सोर्स इजली हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं सोच रहा था न्यूट्रिशन वाले प्रोटीन के बारे की बात कर नहीं रहे हैं, क्या बात। प्रोटीन कितना रिक्वायर्ड है सर बॉडी में, हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिम गोअर्स हैं इस मिथ्या में जीते हैं कि मसल प्रोटीन से बनता है, फिर आपको साइंस नहीं पता है। मसल कार्बोहाइड्रेट से बनता है, चेक करिए, चेक योर साइंस। प्रोटीन कितना रिक्वायर्ड है? प्रोटीन 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे रिक्वायर्ड है। आपका वेट अगर 60 केजी है तो 48 केजी रिक्वायर्ड। चलिए मान लीजिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे सिंपल कर लिया जाए तो 60 ग्राम आपको रिक्वायर्ड है। एक हैंडफुल चने में 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको। आपको इतना प्रोटीन के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? यस, कैसे? लेग्यूम में हाँ 30 ग्राम्स आता है। हाँ हाँ, अरे तो मेरे कहने का मतलब 5 मुट्ठी खा लीजिए। कहने का मतलब है इतना ही प्रोटीन चाहिए, इतना ही प्रोटीन चाहिए। इससे ज्यादा प्रोटीन आप अगर खा रहे हैं यू आर गोइंग टुवर्ड्स रीनल फेलियर। जितने हाई प्रोटीन डाइट वाले देश हैं, कभी आप देखिए जितने भी हाई प्रोटीन डाइट वाले देश हैं, अफ्रीका, मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है? मलेरिया या किडनी फेलियर। जितने भी नॉन वेजिटेरियन देश हैं, प्रेवलेंट बीमारी क्या है? किडनी फेलियर। इतना प्रोटीन चाहिए नहीं बस। सर यहाँ पर भी किडनी फेलियर के केसेस हाई प्रोटीन की जगह ड्यू टू डायबिटीज ज्यादा है, तो दैट इज ड्यू टू हायर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड शुगर। आप देखें, आप देखें, आप देखें, मैं आपकी बात, आपको लगता है आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो बॉडी में प्रोटीन के तौर पे ही रहेगा? देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। देयर इज, आप देखिए हर चीज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखें प्रोटीन का हमारा ऐसा, वी आर सो ऑब्सेस्ड विद प्रोटीन। सुबह उठते ही दूध, चाय, राइट। उसके बाद प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन का बिस्किट भी खाएंगे, अंडा भी खाएंगे। मतलब कहां जा रहे हैं हम? इतना प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है। बट सर इंडियंस का तो जब लेते हैं तो प्रोटीन का इंटेक 30 ग्राम्स भी नहीं है। मैं आप देखिए, मैं आपको एक, थाली में दाल तक नहीं खाता है, रोटी सब्जी। अभी आप जितने बैठे हैं उनकी थाली आप पूछेंगे ना तो द फूड विल बी ओनली चपाती एंड सब्जी। एक बड़ा, आप 5 मुट्ठी चना एक और इंटरेस्टिंग बात आपने प्रोटीन के साथ साथ आपने बोल दी। एक मिनट मैडम, मेरा नेक्स्ट स्लाइड था वो वाला। मेरे को ये बताइए, कभी आपने गौर किया कि हम सीड्स खाते हैं? चावल क्या है? दाल क्या है? रोटी क्या है? सीड ही है ना। सीड को आपने पका लिया तो उसके तवे में से निकाल देंगे या फिर कुकर में से निकाल देंगे, जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा। सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, वी नो दैट। इसीलिए हम सीड्स खाते हैं। सीड को आपने पका दिया तो वो पेड़ उग जाएगा क्या उससे? उसको गाड़ देंगे तो क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि वो डेड फूड है। मैं जानना चाहता हूं कि डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है। मैं अभी तक वो साइंस ढूंढ रहा हूं। आई डोंट हैव दैट साइंस। ये आपका विशफुल थिंकिंग हो सकता है। लाइव फूड्स विल गिव यू लाइफ, डेड फूड्स विल गिव यू डेथ। हम रोज बीमारी और बीमार को डील करते हैं, जैसे ही लाइव फूड्स पे लेके आते हैं उसमें जीवन
ऊर्जा बढ़ जाती है, लाइफ फोर्स इंक्रीज कर जाता है। भोजन करने के बाद अगर नींद आ रही है, वो भोजन आपका एनर्जी चुरा रहा है। भोजन करने के बाद ऊर्जा आनी चाहिए। आप कभी स्प्राउट्स खिला के देखो, नींद नहीं आएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर पॉजिटिव फूड्स, व्हाट आर नेगेटिव फूड्स। जब तक हमारी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक चपाती इसी में हम फंसे रहेंगे। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो सर लाइट फूड जो नॉनवेज हो गया, जो बिना उसको पकाए अगर खा लिया है, हाँ, तो वो भी लाइट फूड में आ गया। बिल्कुल। आप चिकन के पीछे दौड़िए ना, आप चिकन के पीछे दौड़िए, पकड़िए उसको, उसके पंख निकालिए, फिर दांत लगाइए और खाइए। यकीन करिए, जिसको नॉन वेजिटेरियन उसने बनाया है, उसके दांत बाहर निकले हैं। अपने आप को शीशे में देख लीजिएगा, कहीं निकले हैं क्या? हाँ, उसके हाथ में नाखून है चमड़ी फाड़ने के लिए, आपके हैं क्या? तो बंतु ना बनिए, उसने बनाया नहीं है। और उस साइंस पे विश्वास मत करिए जो नेचर के अगेंस्ट में जा रहा है। वो साइंस इंसान ने लिखा है। एंड वी वर नेवर हंटर गैदरर्स सर। हम भारतीय हैं, हम कभी भी हंटर गैदरर्स नहीं थे। हंटिंग भारत से तीन पूजा पद्धतियां निकली हैं, और वो योग से निकली हैं। योग की ताकत है ये। यम नियम से जैनिज्म निकला है। ध्यान से सनातन निकला है, समाधि से बुद्धिज्म निकला है। तीनों का फिलॉसफी सेम ही है, अहिंसा परमो धर्म। हम हिंसा वाले लोग ही नहीं हैं, विचारों से भी हिंसा नहीं करते हैं। जानवरों को मारना तो बहुत दूर की बात है। तो हम कभी भी हंटर गैदरर्स नहीं थे। हंटिंग हम सेल्फ डिफेंस में करते थे। हम तो युद्ध भी अश्वमेध यज्ञ भेज के करते थे। घोड़ा भेज देते, मार काट नहीं चाहिए, मेरा घोड़ा पकड़ना नहीं, 5% दे दो, मेरा प्रभुत्व मान लो। हम ऐसे लोग हैं, हमें पहचानिए हम कौन है। हम युद्ध करने वाले लोग ही नहीं है, तो हंटर गैदरर्स का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए कई बार, इसलिए मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि जो टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं, मेरा बहुत मन है कि कभी मैं जाऊं और इनको जरा दिखाया जाए कि क्या है और क्या बात कर रहे हैं आप। नॉर्मलसी से बहुत दूर हैं आप। तो इसलिए बहुत सी बातें हमें रीराइट करनी पड़ेंगी। इतिहास फिर से लिखना जरूरी है। हम वो ऐसे लोग हैं जो उस इतिहास को प्रमाणिक मानते हैं। जो हम पे रूल किया, उसने जो इतिहास लिख दिया हमारे लिए, उसको प्रमाणिक मानते हैं। अपना लिखा हुआ इतिहास पे शर्म आती है हमें। हम वो ऐसे अजीब से स्पीशी हैं। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच।